Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आज हम कवर करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग। डिटेल में देखें तो आज वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, इंडियाज efforts in resource planning, challenges in development, conservation of resources and what was Gandhiji's view regarding the planning of resources। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसोर्स प्लानिंग, वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम क्यों कोई भी चीज़ प्लान करते हैं? प्लानिंग मीन्स स्मार्ट एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप कोई भी चीज़ को प्लान कर लोगे तो आप उसे स्मार्ट या एंड अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। सेम वे अगर आप रिसोर्सेज की प्लानिंग करोगे तो आप उसको स्मार्ट एंड जुडिशियस वे में एक अच्छे तरीके से विदाउट कॉजिंग टू मच हार्म या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। एसेंशियल इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद ह्यूज डाइवर्सिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन helps prevent overuse in rich areas, neglect in poor areas and inequality in access। तो अगर हम प्लानिंग करते हैं बिकॉज इंडिया जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है। रिच लोगों के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, गरीब लोगों के पास में रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत इनइक्वालिटी है। तो अगर हम प्लान कर लेंगे रिसोर्सेज को तो जो ओवर यूज़ और निगलेक्ट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये जो चार्ट है ये शो करता है दिस शोज नो रीजन इज़ फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट, वी नीड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इंडिया में क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हों और उसे किसी दूसरे स्टेट से लेने ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश की बात करें तो दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल। इन तीनों एरियाज़ में मिनरल्स एंड कोल्स बहुत ज़्यादा हैं बट दे लैक सम अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बट इनके पास काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इनके पास नहीं है। दैट इज़ अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में दे आर रिच इन वाटर सप्लाई, इनके पास पानी का सप्लाई बहुत अच्छा है बट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो दे लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान की बात करें तो इनके पास सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड दैट्स ऑब्वियस बिकॉज राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, वहाँ पे विंड बहुत होती है, तो दे आर रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। बट ऑफकोर्स बहुत प्रिडिक्टेबल चीज़ है ये कि दे लैक द वाटर सप्लाई। लद्दाख में देखें तो दे हैव वेरी कल्चरल हेरिटेज, दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कल्चरल हेरिटेज बट उनके पास वाटर, मिनरल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बेसिकली इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि कोई भी स्टेट या रीजन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कुछ ना कुछ उन सबके पास बहुत अच्छे से है जो वो बाकी स्टेट्स को दे सकते हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बाकी स्टेट से ले सकते हैं। नीड फॉर मल्टी लेवल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग हमें क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज सी क्या होता है ना कि एक बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग पूरी इंडिया के लिए देखी जाएगी बट जैसे जैसे आप छोटे रीजन्स में डिवाइड करोगे तो बेटर प्लानिंग हो पाएगी। नेशनल लेवल प्लानिंग फॉर ओवरऑल बैलेंस, इंडिया को एज अ यूनाइटेड एक प्लानिंग देखी जाए तो हमें नेशनल लेवल प्लानिंग करनी होती है। स्टेट एंड रीजनल लेवल बेस्ड ऑन द लोकल रिसोर्सेज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एक स्टेट की जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हैं वो दूसरे एरिया से मैच नहीं होती हैं। जैसा हमने अभी भी देखा कि सारे स्टेट्स के में ऐसा नहीं है कि सबके पास एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। एंड लोकल लेवल पे फोकस्ड कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन, बिकॉज हर एक लोकल एरिया में, हर एक छोटे रीजन में उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो बिलीव्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको उन सबको ध्यान में रख के उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि व्हाट द प्लानिंग फॉर वन स्टेट इज़ इट कैन नॉट बी सेम फॉर द अदर स्टेट। देन व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग है क्या? तो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास एक स्टेट में कितने रिसोर्सेज हैं, तो उसको हम मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के द्वारा हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी इन्वेंट्री है उसकी। इन्वेंट्री मीन्स द रिजर्व्स। एंड क्रिएटिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर with suitable technology, skills and institutions, integration with national goals, linking resource development to national development plans। तो जो हमारे पास रिसोर्स डेवलपमेंट है हम उसको जब हमारे नेशनल लेवल डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं उनके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तभी हम एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे।
इंडियाज़ एफर्ट्स इन रिसोर्स प्लानिंग, इंडिया अभी क्या कर रहा है रिसोर्स प्लानिंग के लिए? तो इट बिगैन विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारी इंडिया में ना 5 ईयर प्लान्स बनते हैं जो कि इसी रिसोर्स प्लानिंग के लिए उनके एफर्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है ना कि हर 5 ईयर में एक मीटिंग होती है जिसमें यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप इंडिया को कैसे उसके रिसोर्सेज को प्लान करेंगे एंड उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड इट फोकसेस ऑन मैपिंग द रिसोर्सेज, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड बैलेंसिंग डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन्स। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो रिसोर्सेज को मैप करते हैं कि इस एरिया में ये रिसोर्स है, इसमें ये रिसोर्स नहीं है। देन उसके बाद वो उन्हीं रिसोर्सेज के लिए टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करते हैं जिनसे, जैसे कि यहाँ पे हमारे अगर कहीं किसी रीजन में पानी का सप्लाई बहुत अच्छा है तो वो उस चीज़ के लिए वहाँ पे डैम्स बिल्ड करते हैं, उधर टेक्नोलॉजी पहुँचाते हैं। ऐसा जैसे अभी राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत अच्छी है तो वहाँ पे उन्हें डेवलप करने के लिए विंड एनर्जी, वहाँ पे उन्हें विंड टर्बाइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें पहुँचानी पड़ेंगी ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो पाए। एंड बैलेंसिंग द डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन्स, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सिर्फ एक रीजन पे फोकस करें एंड बाकी स्टेट्स को हम ऐसे ही छोड़ दें। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये लोग हर 5 साल में मिलें एंड वो लोग ऐसे डेवलपमेंट करें ताकि हर एक रीजन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो पाए। अब कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी आते हैं डेवलपमेंट में, तो वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स डज नॉट मीन डेवलपमेंट। क्योंकि अगर जस्ट बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इट डज़ नॉट मीन कि आपके पास डेवलपमेंट होगा ही होगा। जैसे इंडिया आज रिसोर्सेज में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट है बट इट डज़ नॉट मीन कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। एग्जाम्पल, सम रिसोर्स रिच रीजन्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, फॉर एग्जाम्पल झारखंड एंड छत्तीसगढ़। हमने अभी देखा कि झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे बहुत कम रिसोर्सेज हैं जो इन लोगों के पास नहीं है, बट बिकॉज इनके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं ये लोग, इनके पास इतनी इकोनॉमी नहीं है तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। देन सम रीजन्स आर पुअर रीजन्स आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड गुजरात। बिकॉज पंजाब एंड गुजरात के पास टेक्नोलॉजी है तो भले ही ये पुअर रीजन्स हैं बट ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। History of colonization shows colonizers used advanced technology to exploit the resources of other nations. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि जस्ट बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज हैं इट डज़ नॉट मीन कि डेवलपमेंट होगा ही। तो ऐसा इसी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो जस्ट बिकॉज एक एरिया में रिसोर्सेज हैं, जब तक हम उन्हें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं देंगे तो हम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे जो हमारे कोलोनलाइजेशन था, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमारे नेशन के रिसोर्सेज यूज़ करके ड्यूरिंग द टाइम दे वर देयर इन इंडिया उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एंड हमारी इंडियन लेबर का यूज़ करके उन्होंने डेवलपमेंट किया था। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कंजर्वेशन मीन्स कि फ्यूचर के लिए उन्हें बचाना। तो ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो सो कंजर्वेशन और एट ऑल लेवल्स इज़ नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर बहुत ओवर यूज़ होगा रिसोर्सेज का तो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, जिनके पास है रिसोर्सेज उनको और ज़्यादा मिलते जाएंगे, है ना, जिनके पास, उससे सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी क्योंकि गरीब गरीब ही रह जाएंगे। एंड इन्वायरमेंट को भी तो हार्म होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ करोगे तो कितना पोल्यूशन भी बढ़ेगा। इसीलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। इस पे गांधी जी का क्या व्यू था? तो देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई अगेन टेल यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफन ये एग्जाम में बोला जाता है कि ये कोट दे दिया जाता है एंड इसको बोला जाता है एक्सप्लेन। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड। इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसको हर इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके पास हर इंसान की ग्रीड, किसी भी इंसान की ग्रीड को पूरी करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। बिकॉज एक इंसान की जो ज़रूरतें हैं, उसका जो लालच है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। आपको एक रिसोर्स मिल जाएगा, आप दूसरे पे जंप कर जाओगे। इसीलिए ही ब्लेम्ड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सेल्फिश है इंडिविजुअल्स, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, तो इसीलिए उसकी ग्रीड के लिए, उसके वांट्स के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव है नेचर में। एंड ही ऑल्सो अपोज द मास प्रोडक्शन।
ही सेड कि मास प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ही सपोर्टेड रादर ही वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। तो उनको लगता था कि मास प्रोडक्शन जैसे कि जो ब्रिटिशर्स करते थे, आप मास प्रोडक्शन के बदले जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्शन करो। तो मास प्रोडक्शन करके पहले प्रोडक्शन करके उसको बेचने से बेटर है कि जितनी ज़रूरत है आप उतना ही प्रोडक्शन करो। तो इट वॉज एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल एफर्ट्स की अगर बात की जाए कि अभी हमने इंडिया के एफर्ट्स देखे कि हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स डेवलप होते हैं, बट यहाँ पे ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं? तो यहाँ पे इवेंट्स है, ईयर्स एंड सिग्निफिकेंस है। क्लब ऑफ रोम ये 1968 में फॉर्म हुआ था एंड फर्स्ट सिस्टमैटिक कॉल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ये पहला एक सिस्टमैटिक मेजर था जो लिया गया था। देन श्यूमैचर ये 1974 में लॉन्च हुआ था एंड इट प्रमोटेड गांधी एंड वैल्यूज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जो गांधी जी बोलते थे कि आप प्रोडक्शन बाय मासेस करो, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन करो, तो इट प्रमोटेड दैट। एंड ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ये फॉर्म हुई थी 1987 में एंड इट कॉइन्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसने जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको एड्रेस किया था एंड उसके बारे में आगे बात की थी। एंड जो हमारा रियो डी जनेरियो का जो अर्थ समिट था वो 1992 में हुआ था। इट वाज अ ग्लोबल पुश फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एजेंडा 21। तो ये हमारा जो ग्लोबल समिट था ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उन्होंने यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को एक हमारे पूरे ग्लोबल पुश दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो।